अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी मरती हुई माँ ने मरने से पहले मेरा निकाह अपने भांजे से कर दिया और ख़ुद इस दुनिया से चली गई। बाप पहले से मर चुका था। मेरा शौहर मुझे और मेरी छोटी बहन को अपने साथ घर ले गया और मुल्क से बाहर चला गया। पीछे मामी ने हम दोनों बहनों के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। मुझ पर झूठे बहतान लगाकर मेरे शौहर को फ़ोन पर वरगलाती थी। एक रोज़ मामी हम दोनों बहनों को पठान को बेच रही थी, जब अचानक मेरा शौहर आ गया और अम्मा का फैसला सुनकर मैं बेचैन हुई थी। जो ख्वाहिश मेरी माँ कर रही थी, इस सब के लिए मैं तैयार नहीं थी। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि इतनी अचानक इस फैसले पर मैं सिर झुका दूं। मैं परेशान हो गई और अम्मा को समझाना चाहा कि वो अपने फैसले से बाज रहे, मगर अम्मा मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उल्टा मेरा हाथ थाम कर मुझसे इल्तिजाएं करने लगी कि मैं उनकी बात आखिरी ख्वाहिश समझकर मान लूं। अम्मा की बातें मेरा दिल दहला रही थी। मैं उन्हें संभालने लगी, उनको समझाया, उनको कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मगर लगता था अम्मा सब कुछ पहले से तय कर बैठी थी। अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी के बस चंद ही लम्हे बचे हैं। मेरे मुसलसल इनकार और रोने पर अम्मा ने बेबसी से अपने भतीजे बाबर की जानिब देखा तो वो अम्मा को दिलासा देने लगा और कहा, आप फिक्र ना करें फूफो, सब ठीक हो जाएगा। जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। आप आराम करें। मैं जुनैरा के साथ डॉक्टर के पास चक्कर लगा कर आता हूं। बाबर भाई की बात पर मैंने बेचैन होते उनकी जानिब देखा। मैं जानती थी वो मुझसे ही बात करना चाहते हैं। मैंने कतरा कर वहां से निकलना चाहा, मगर बाबर भाई ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, मानता हूं मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूं और तुम मुझे बड़ा भाई समझते हो और मेरे साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं हो। मैं भी इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, मगर फूफो की खातिर खामोश हूं और चाहता हूं कि तुम भी हालात को समझो। देखो तो सही, फूफो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्हें अपनी तबीयत से ज़्यादा तुम दोनों की फिक्र और परेशानी है। अगर तुम इसी तरह मुसलसल इनकार करती रही तो उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी। क्या तुम उनकी खातिर भी उनके फैसले पर सर नहीं झुका सकते? फिर जब वो ठीक हो जाएं तो बेशक अपना फैसला बदल लेना, मैं एतराज़ नहीं करूँगा। वैसे भी फूफो ठीक कहते हैं। उनकी जो हालत है, मुझे दिन रात उनके पास चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में लोग बातें बनाने लगे हैं। अगर फूफो का फैसला मान लेते हैं तो लोगों की जुबानों को भी ताला लग जाएगा और तुम दोनों बहनों को भी मैं अच्छे से बिना किसी परेशानी के संभाल सकूंगा। मेरे आने से तुम दोनों को भी मसला नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बस इतना चाहता हूं कि तुम अपनी माँ की ख्वाहिश का एहतराम करो ताकि उन्हें थोड़ा सुकून मिल सके। मैं खामोश बैठी सर झुकाए बाबर भाई की बात सुन रही थी। उनकी बातों में दम था। वाकई अम्मा की हालत खराब थी। इस वजह से बाबर भाई अक्सर हमारे घर आ जाते थे। अम्मा तो अस्पताल में थी, घर में सिर्फ हम बहनें होती थी।
और भाई का चक्कर रात में भी लगता था। इस वजह से सब मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे थे और बाबर भाई की अम्मी यानी हमारी मुमानी ने घर आकर खूब बातें सुनाई और हम बहनों पर इल्ज़ामात लगाए कि हम बहनें उनके बेटे को वरगला रही हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। बाबर भाई मुझसे बहुत बड़े थे और सानिया तो मुझसे भी छोटी थी, तो हम क्यों उनको वरगलाते। मगर ये दुनिया और ज़माना बातें करने से नहीं रुकता और बेसहारा लड़कियों की किरदार कुशी करना तो वैसे भी हमारे मुआशरे और लोगों का पसंदीदा काम रहा है। मैं अम्मा की बेचैनी को अच्छे से समझ गई थी, इसलिए बाबर भाई की बात पर खामोशी से सर झुका लिया और ना चाहते हुए भी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश मानकर बाबर भाई से निकाह करने पर तैयार हो गई। मेरी हामी भरने की देर थी। अम्मा ने फौरन से बाबर भाई से कहकर मौलवी को बुलवा लिया और वहीं अस्पताल में मेरा निकाह करा दिया। अब मैं कानूनी और शरई तौर पर अपने काज़न की बीवी बन चुकी थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कुछ देर पहले तक वो मेरे भाई थे और अब वो मेरे शौहर बन चुके थे। अम्मा जैसे हमारे निकाह के इंतजार में थे, उसी शाम उनकी हालत बिगड़ गई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। अम्मा की मौत से हम बहनें टूट कर बिखरी थी। उनके अलावा हमारे पास इस दुनिया में था ही कौन। अब्बा तो पहले इस दुनिया से जा चुके थे। एक अम्मा का सहारा था, वो भी नहीं रहा था। हम दोनों बहनें पागलों की तरह चीख चीख कर रो रही थी। सानिया के पास तो मेरा कंधा मौजूद था, जिसके साथ लगकर वो अपना दर्द बांट रही थी, मगर मेरे पास तो कोई ऐसा आसरा भी नहीं था। मैं बेबसी की इंतहाओं पर थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अम्मा को जाने दूं, मगर उनका बेजान वजूद अब हमारे साथ नहीं रह सकता था। खानदान वालों ने बहुत मुश्किल से हम बहनों को संभाला और अम्मा की मैयत से दूर किया। तब मर्दों ने उनकी मैयत उठाई और हमेशा हमेशा के लिए अम्मा हमसे बिछड़ गई। मुझे लग रहा था मेरी दुनिया खत्म हो गई और अब मेरे पास जीने का कोई आसरा नहीं बचा। खौफ और दहशत से मेरा बुरा हाल था। पूरा वजूद सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। रह रह कर एक ही ख्याल आता था कि अब हम क्या करेंगे। हमको इतनी बड़ी उम्र की समझदार लड़कियां नहीं थीं कि अकेले घर में आराम से रह लेती। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी, जबकि मुझसे छोटी सानिया अभी सिर्फ 15 बरस के थे। ऐसे में तन्हा रहना हमारे लिए मुनासिब नहीं था। उस वक्त अम्मा की वफात का सदमा इतना गहरा था कि मैं अपना निकाह अक्सर भूल चुकी थी। ये भी याद नहीं रहा जाने से पहले अम्मा हमारे लिए मजबूत सहारे का इंतजाम करके गई थी। खानदान वालों के चेहरे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि कोई भी आगे बढ़कर हमारे सर पर हाथ रखने को तैयार न था। वो तो शायद दुनिया दिखावे के लिए बहालत मजबूरी रस्म निभाने आए बैठे थे और अब बैठे हमदर्दी की आड़ में तरह तरह के सवालात करके परेशान कर रहे थे। ननिहाल वाले चाहते थे हम चचा फुपियों में से किसी के घर चले जाएं और ददियाल वाले सुना रहे थे हमें मामू के घर रहना चाहिए। वैसे भी मामू का बेटा हमें संभाल सकता है। मैं उन सब की तंजिया बातें समझ रही थी, इसलिए रोती तड़पती सानिया को जैसे तैसे संभाला और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। सहन में बैठे उन झूठे दोगले लोगों से मुझे वहशत हो रही थी। मेरा दम घुट रहा था। अपनी माँ के जनाजे पर मैंने अपनी मुमानी के चेहरे पर वाज़ेह इत्मीनान और सुकून देखा था। यकीनन वो दिल ही दिल में मेरी माँ के मरने पर शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि अम्मा पिछले 2 साल से बीमार थी
और जब से वो बीमार हुई थी, मोमानी का इकलौता बेटा बाबर मुसलसल अम्मा की तीमारदारी कर रहा था। उसे अपनी फूफो से बहुत प्यार था। बाप की नसीहत पल्लू से बांधी हुई थी, जो मरते वक्त अपने बेटे से कह गए थे, कभी भी अपनी फूफो को अकेला मत छोड़ना। वो मेरी इकलौती बहन है और मुझे बहुत अजीज है। मामू के मरने के बाद मोमानी ने बहुत कोशिश की कि अपने बच्चों को फूफो से दूर कर सके। बेटियां तो उनके हाथ में थी, उनकी सुनती थी। लिहाजा बाप के मरते ही फूफो से आंखें फेर ली। मगर बाबर उन सब से मुख्तलिफ था। वो अपने बाप का परतव था। रिश्तों का तकद्दुस और एहतराम उन्हें खूब आता था और बाप के नक्शे कदम पर चलना उसको पसंद था। बाप की आखिरी नसीहतें उसने अपने दिल पर लिख लीं और मोमानी की लाख मुखालफत के बावजूद भी कभी अम्मा को अकेला नहीं छोड़ा। अम्मा की बीमारी में भी वो मुसलसल हमारे साथ रहा था। अस्पताल की भाग दौड़ से लेकर घर का सौदा सल्फ लाना और हमारे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में भी वो हमारी पूरी मदद कर रहे थे। ऐसा कोई मौका नहीं आया था जब हमें उनकी ज़रूरत हो और उन्होंने हमारा साथ ना दिया हो। उनको हमसे दूर करने के लिए मोमानी ने हम बहनों पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम भी लगाया कि ये लड़कियां मेरे बेटे को वरगला रही हैं और माँ की बीमारी के नाम पर उसे खूब पैसा लूट रही है। मोमानी की बातों से मेरा तो बहुत दिल दुखा था और मैंने चाहा था कि अब उनका बेटा हमारे घर ना आया करे। मगर बाबर ने किसी की बात की परवाह ना की थी और हमेशा हमारा साथ निभाया और आखिरी वक्त भी अम्मा की खुशी और इत्मीनान की खातिर उन्होंने मुझसे निकाह किया था, जिसे अभी तक मोमानी ना वाकिफ थी। उनके ख्याल में उनका बेटा आज़ाद हो चुका था, मगर नहीं जानती थी। उनकी सारी चालें रायगा गईं और मरने से पहले अम्मा ने हमेशा के लिए उन्हें हमारे साथ जोड़ दिया था। यही बातें सोचते हुए मुझे निकाह का ख्याल आया, तो मैं जो बेहद परेशान थी कि अब हमारा क्या होगा। बाबर का खुद से जुड़ा रिश्ता याद आया तो दिलो दिमाग में एक सुकून सिरायत कर गया। खानदान की औरतों की निस्बत मर्दों में अभी थोड़ा एहसास बाकी था, इसलिए अम्मा की मैयत को दफनाने के बाद जब वो लोग घर वापस आए तो हम बहनों को मौजूद ना पाकर परेशान हो गए और पूछने लगे कि बच्चियां कहाँ गई। तो सबसे पहले मोमानी जलकर बोली, माँ की मैयत उठने की देर थी भई, दोनों ने थकावट का बहाना बनाया और ये जा वो जा। इनको तो इतनी शर्म भी नहीं आई कि घर मेहमानों से भरा पड़ा है और कमरे में बंद होकर बैठ गई हैं। अरे हम भी तो उनका गम बांटने आई हैं, मगर ना जी, महारानियों के नखरे ही नहीं खत्म होते। कमरे में बैठकर हमें जता दिया कि जाओ भाई अपनी राह नापो। अब ऐसी बदतमीज लड़कियों को तो मैं नहीं लेकर जाने वाली। मोमानी की बात पर बाबर बेचैन होते बेख्तियार हमारे कमरे की जानिब आए। इन 2 सालों में वो हमारे इतने करीब हो गए थे कि उनको मेरी और सानिया की हर आदत का पता चल गया था। उस वक्त भी वो जान गए कि हम दोनों बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, खानदान की औरतों की बातों से परेशान और घबराई हुई भी हैं। हमारे कमरे के पास पहुंचकर बाबर ने दरवाज़ा बजाया और आवाज़ दी तो मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। इस वहशतज़दा ड्राउनी दुनिया में एक वही शख्स तो था जो हमारा साया बना हुआ था। दरवाज़ा खोलते ही मैं बेइख्तियार बाबर से लिपट गई और चीख चीख कर रोने लगी। जब से अम्मा की वफ़ात हुई थी, एक बार भी किसी ने मुझे गले से लगाकर दिलासा नहीं दिया था। सभी झूठ मूठ के आंसू बहाती दूर बैठी रही। भला गरीब औरत की मौत पर किसको रोना आता है, जिसके पास देने को तो कुछ था ही नहीं। अलबत्ता
बेटियों का बोझ छोड़कर सबकी नींदें उड़ा दी थी। अब हर कोई कतरा रहा था, ऐसा ना हो इनके साथ हमदर्दी करे और ये हमारे गले ही पड़ जाए। बाबर के गले लगा देखकर वहां बैठी सब औरतों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली और एक दूसरे के कानों में सरगोशियां करने लगी, जबकि मामी तो गुस्से से भड़क उठी थी। बेइख्तियार उठी और मुझे बुरा भला कहते हुए बाबर से दूर करना चाहा। तब बाबर ने उन्हें रोका और खासी ऊंची आवाज में कहा, किसी को भी इन लड़कियों की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है और कोई जुनैरा के किरदार पर कीचड़ ना उछाले। ना ये बदकिरदार है और ना मां की मौत का बहाना बनाकर ना महरम लड़के से चिपक रही है। जुनैरा मेरी बीवी है और शौहर होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं अपनी बीवी को दिलासा दूं। ये बहनें मेरी जिम्मेदारी हैं और अपनी जिम्मेदारी को मैं अच्छे से निभाऊंगा। उनका कहना था कि भरे मजमे को सांप सूख गया और मुमानी ने वावैला मचाना शुरू कर दिया। उन्हें तो ये लिहाज भी नहीं रहा कि वो इस वक्त फौतगी वाले घर में मौजूद है। वो बरमला मुझे और मेरी बहन को गालियां दे रही थी। बाबर को भी खूब बुरा भला कहा। उन्हें धमकाने लगी कि वो अभी के अभी ये रिश्ता खत्म कर दे, मगर बाबर ने अपने बाप से वफा करना सीखा था। अपनी मां की बात को रद्द किया और कहा, मैंने यह निकाह खत्म करने के लिए नहीं किया था। आपको धमकियां देने की जरूरत नहीं। मैं यह निकाह हर सूरत और दिल से निभाऊंगा। हां, अगर जुनैरा चाहे तो वो मुझसे तलाक ले सकते हैं, मैं उसे नहीं रोकूंगा। निकाह का सुनकर खानदान की बाकी खवातीन हमदर्दी दिखाने लगे और मर्द हजरात ने बाबर को खूब शाबाशी दी, मगर मुमानी का गम खत्म होने में नहीं आ रहा था। अम्मा की वफात के बाद 3 दिन तो हम अपने घर रहीं। फिर उसके बाद बाबर मुझे और सानिया को लेकर अपने घर आ गए। वो हम बहनों को वहां अकेला नहीं छोड़ सकते थे। हमें घर आता देखकर मुमानी के माथे पर तेवरियां पड़ गई। करख्त लहजे में बाबर से कहने लगी,